Good morning, students. Yesterday I taught you about chapter number 1. The chapter number 1 and the name is भाषा, लिपि एंड व्याकरण। कल मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था और भाषा के बारे में मैंने क्या बताया था कि भाषा एक भावों का आदान प्रदान करना स्पष्ट रूप से, जैसे कि बोलकर, लिखकर। ठीक है, कल मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। ये क्या है, उसकी परिभाषा है। एक बार आपको फिर से रिवाइंड करते हूँ। वह साधन जिसके द्वारा अपने मन के भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं तथा दूसरे के मन के भाव और विचार जाने जाते, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप, दो रूप कौन से होते हैं? यस, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहले भाषा के बारे में हमने क्या बताया था? मौखिक भाषा के बारे में, जो मन के भाव और विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भाव और विचार को सुनकर जानते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज। ये देखिए, मौखिक भाषा के बारे में कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इसे मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। नेताजी सभा में भाषण दे रहे थे, श्रोता सुन रहे थे। इस वाक्य में नेताजी ने बोलकर अपने मन के विचार प्रकट किए और श्रोता ने सुनकर नेताजी के मन के विचार जाने। ये भाषा के मौखिक रूप है। बिल्कुल सही बात। भाषा के मौखिक रूप को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या दिया है कि नेताजी क्या कर रहे हैं? अपनी बातों को पब्लिक के सामने, जनता के सामने प्रकट कर रहे हैं। जो उनके मन में है, जो उनके विचार है, जो उनके थॉट्स हैं, जो वो सोचते हैं जनता के लिए, जो वो करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए जनता के सामने, श्रोता के सामने, और जनता ने सुनकर नेताजी के मन के विचार को जाना। ठीक है, ये हमारी भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे कि आप क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, नेता चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो हर जगह जगह क्या होता है? इलेक्शन होता है ना। हर जगह जगह क्या होता है? नेता मंत्री लोग क्या करते हैं? अपने विचारों को प्रकट करते हैं। वो बताते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, हम आपके लिए ऐसा कुछ करेंगे जो ये हम आपके लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमें वोट दें। वो अच्छी चीज़ें बताते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ऐसा करेंगे और से सारी चीज़ें लाएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी जिससे जनता में कोई दिक्कत ना आए। तो उन्होंने जो उनके मन के विचार थे, उन्होंने जनता के सामने, आपके सामने प्रकट किया। तो वो उन्होंने क्या किया? क्या किया? बोलकर अपने विचार को व्यक्त किया और जनता ने क्या? सुनकर उनके विचारों को जाना। ये भाषा के मौखिक रूप है। नेताओं द्वारा दिए जाने वाले भाषण, प्रार्थना सभा में की जाने वाली घोषणाएं, टीवी और रेडियो पर सुनाए जाने वाले समाचार आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। सही बात है। जो नेताजी ने भाषण दिया, प्रार्थना में सभा में की जाने वाली घोषणाएं की, टीवी रेडियो पर सुनाए जाने वाले जो समाचार होते हैं, वो भी हमारे मौखिक भाषा के रूप ही होते हैं। क्योंकि जो घोषणाएं हो रही हैं, बोलकर हो रही हैं और पब्लिक क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है? सुनकर उनकी घोषणाओं को समझ रही है। टीवी में बोलकर चीज़ें बताई जाती हैं और आप उन्हें सुनते हैं, उनकी भाव को समझते हैं। रेडियो में बोलकर प्रकट किए जा रहे हैं और आप उनके मन के विचारों को सुनकर समझ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का मौखिक भाषा का रूप है।
तो मुख द्वारा उच्चरित भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। ये हमारी मौखिक भाषा की परिभाषा है। अब देखिए, दो भेद थे। पहला भेद मौखिक भाषा, दूसरा हमारा लिखित भाषा। देखिए, लिखित भाषा में क्या कहा जा रहा है। भाषा के लिखित रूप में हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को पढ़कर जानते हैं। ठीक है, वहाँ तो बात थी सुनने की, समझने की, सामने वाले व्यक्ति की, वो हमारी मौखिक भाषा हो गई। अब तो यहाँ पे लिखित वाली, रिटन वाली बात हो गई ना, लिखित भाषा की बात हो रही है। यहाँ पे ना बोलने की बात हो रही है, ना सुनने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिखित भाषा की बात हो रही है। भाषा के लिखित रूप में हम अपने मन के भाव लिखकर, ठीक है, लिखकर अपने मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को और विचारों को पढ़कर जानते हैं। जैसे कि पत्र, पुराने समय में क्या होता था, किसी का जब हालचाल लेना होता था, जब हमारे परिवार में किसी दूसरे परिवार को चिट्ठी लिखी जाती थी, या फिर जैसे घर में शादी होती थी तो उनको निमंत्रण पत्र दिया जाता था चिट्ठी के द्वारा, तो वो चिट्ठी लिखी जाती थी। पहले क्या होता था, वो जो उनको लिखना होता था, अपने जो मन के भाव है, अगर निमंत्रण देना है तो वो लिखते थे। तो जिसको लिख रहे हैं, जब उनको पत्र वो पहुँचेगा तो उनके भावों को वो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, सुन नहीं रहे, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा। देखिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें। हर्ष ने स्कूल जाते हुए सड़क पर एक स्थान पर लिखे विज्ञापन को पढ़ा, जिसमें लिखा था, पर्यावरण सुरक्षा, पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। यह लिखित भाषा का रूप है। अब यहाँ पे हर्ष ने क्या किया कि एक सड़क के स्थान पर विज्ञापन लिखा था। क्या था, विज्ञापन लिखा हुआ था। लिखे विज्ञापन को उसने पढ़ा। क्या किया, पढ़ा। पढ़ा है, सुना नहीं है बेटा। क्या किया है, लिखे विज्ञापन को पढ़ा उसने। ठीक है, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर तथा पत्र आदि लिखित भाषा के रूप हैं। ठीक है, लिखित भाषा के रूप है। जैसे कि ये सब हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ ही तो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि अभी हम ये लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये हमारा एक लिखित भाषा का उदाहरण है कि यहाँ मैं लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रही हूँ। ठीक है, यहाँ ना मैं सुन रही हूँ, ठीक है, मैं सुन नहीं रही हूँ, ना किसी को सुना रही हूँ। मैं अपने लिखी हुई चीज़ों को सिर्फ पढ़ रही हूँ। समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ठीक है, जो लिखी हुई भाषा लिखित भाषा कहते हैं। जो ये सब लिखी हुई चीज़ें हैं, ये हमारी कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। ये हमारी लिखित भाषा की परिभाषा है। आगे देखिए, आगे हमें क्या बताया है, लिपि। इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। देखिए, लिपि आपको पता होनी चाहिए। हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि लिपि होती क्या है। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि पुराने समय में भाषा जो बोली जाती थी, भाषा बोली ही जाती थी, कि बहुत हज़ारों साल पहले चीज़ें जब शुरुआत हो रही थी, तब लोगों ने बोलना भी शुरू नहीं किया था। कहते ना, हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे, तो क्या वो बोलते थे? नहीं, वो नहीं बोलते थे। पहले तो वो एक क्या थे, वो मतलब इंसान तो थे नहीं, वो इंसान में बदले ही नहीं थे। वो हमारे पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, वो तो अपने विचार अपनी भाषा से प्रकट करते, जो उनकी भाषा, आवाज़ों से। ठीक है, तो पहले पुराने समय में सिर्फ भाषा को बोली ही जाती थी, लेकिन उसका कोई भी लिखित रूप नहीं था। मतलब कहने का कि सिर्फ बोली ही जाती थी, उसको लिखने का कोई रूप नहीं था कि इसको लिखे कैसे, क्या शब्द ऐसे, का, खा, गा, तो ये बहुत समय पहले आए हैं ना, ये बहुत समय पहले आए। ठीक है, पहले ये शब्द नहीं थे, ये शब्द नहीं थे। ठीक है, उनका कोई रूप नहीं था। हम जो बोल रहे हैं, इसको क्या रूप दिया जाए,
हम जो बोल रहे हैं इसे क्या रूप दें जिससे हम लिखी हुई चीज़ों को भी पढ़ सकें। तो धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता अनुभव की कि जब उनको ये लगा कि हम जो बोलते हैं उसे अगर लिखने की भी ज़रूरत उन्हें पढ़ने लगी, तो अगर उसको कोई चिन्ह दे दिया जाए या कुछ ऐसा साइन दे दिया जाए या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे पता चले कि वो बोलने के साथ साथ लिखी भी कैसे जाती है, तो इसलिए भाषा को लिखने के लिए चिन्हों को बनाया गया जिसे हम लिपि कहते हैं। क्या बनाया गया? चिन्हों को बनाया गया। ठीक है, लिखने के लिए चिन्ह बनाया गया। भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने को ही लिपि कहते हैं। अब प्रकट करने का एक माध्यम हो गया जिसे हम लिपि कहते हैं। ये हमारा क्या है? माध्यम है। इसी की ही वजह से भाषा को लिखा जाता है। देखिए, विश्व में अनेक भाषाएं, सही बात है, आपको तो पता ही है, जो भाषाएं सिर्फ एक भाषा नहीं है, बहुत सारी हैं। उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में बोला और लिखा जाता है। सभी भाषाओं के लिए कुछ चिन्ह निश्चित हैं जिनके माध्यम से उन्हें लिखा जाता है। ठीक है, ये सब हमारे चिन्ह ही तो हैं जिनके माध्यम से ये लिखे गए हैं, तभी हम पढ़ रहे हैं और तभी आप इन्हें सुन पा रहे हैं, तभी आप इन्हें देख पा रहे हैं। अगर सिर्फ हम बोल रहे होते फिर आपको हम कैसे पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा सकते थे। ठीक है, भाषा को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। जो लिखने का ढंग है, ठीक है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। जो चिन्ह बनाए गए हैं उसके ही द्वारा भाषा बनाई गई है और उसे ही हम लिपि कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली दूसरी भाषा हिंदी है। सही बात है, आपको पता, अभी भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है कहा जाता है। ये दूसरी भाषा बोलने वाली हिंदी है, पहली नहीं बेटा। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हमारी हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत हमारी मातृभाषा कहलाई जाती है। संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जितनी भाषाएं हैं ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो लिखी जाती है वो जो लिखने के चिन्ह हैं वो रोमन हैं। क्या है? रोमन। उनको जो चिन्ह दिए गए हैं वो रोमन, और हमारे जो शब्द को दिए गए हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। व्याकरण के नियम होते हैं, इनसे भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण, एक बार हम और बता रहे हैं, व्याकरण के नियम होते हैं, इनसे भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। विश्व की सभी भाषाओं का व्याकरण होता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखा जाता है। अगर ये व्याकरण ना होता, ठीक है, व्याकरण मतलब इंग्लिश में ग्रामर, अगर ये सब शब्द नियम ना होते, इनके नियम के द्वारा क्या ये सब चीज़ें आती? नहीं आती। व्याकरण आया है जिसकी वजह से ही भाषा को शुद्ध रूप से, सही तरीके से बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। हमें पता चलता है कि हम किस तरह से बोलते हैं और किस तरह से लिखते हैं। विश्व की भाषाओं का व्याकरण होता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखा जा सकता है। ठीक है, व्याकरण के द्वारा और किसी, और व्याकरण देखिए क्या है। अभी तो आप पूछेंगे मैम व्याकरण और शुद्ध अशुद्ध में क्या अंतर है। देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण में दो आपको दिए गए हैं, अशुद्ध दिया गया है और शुद्ध वाक्य। लड़कियां पढ़ रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं। अशुद्ध वाक्य ये है कि ये क्या ये शब्द बन रहा है? अगर ग्रामर ना होता, व्याकरण ना होता, क्या हम ये चीज़ें समझ पाते कि क्या ये यही सही चीज़ें आ रही हैं? लड़कियां पढ़ रही हैं, आपको पता है, आप कभी ये नहीं कहोगे लड़के पढ़ रही हैं, क्योंकि वो क्या हैं? वो लड़के हैं। लड़कियों के लिए रही है लगता है, लड़कियां पढ़ रही हैं। ये हमारा
सही मतलब ये तो हमारा गलत वाक्य है, लड़कियां पढ़ रहा है, ये हमारा अशुद्ध है, मतलब कि ये गलत वाक्य है। हमें पढ़ने से ही समझ में आ रहा है ये वाक्य सही नहीं है। शुद्ध वाक्य, सही वाक्य हमारा क्या है, बिल्कुल लड़कियां पढ़ रही हैं, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है बेटा, थोड़ा और है। सड़क पर एक बसें खड़ी हैं। अगर एक है तो बसें कैसे हो सकती हैं, मतलब ये शब्द हमारा अशुद्ध है। क्या है, ये वाक्य हमारा अशुद्ध है। सड़क पर एक बस खड़ी है, क्योंकि एक है तो बस भी एक ही होगी। हम जयपुर में अधिक दिन तक नहीं रहा, मतलब हमने, हमें। ठीक है, यहाँ पे हम मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही। हम जयपुर में अधिक दिन तक नहीं रहे। रहा क्या होता है, रहे होता है। ये हमारा अशुद्ध वाक्य, ये शब्द हमारा, ये वाक्य हमारा गलत है। हम जयपुर में अधिक दिन तक नहीं रहे। इन वाक्यों के अशुद्ध होने का पता व्याकरण द्वारा चला। व्याकरण के नियमों के अनुसार ही इन वाक्यों को अशुद्ध से शुद्ध किया गया। अगर ये व्याकरण ना होता तो व्याकरण हमें सही गलत बताता। व्याकरण की वजह से ही हमें सही गलत का पता चलता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है, यहीं पे फिनिश होता है। ये एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़िए। ओके बेटा, थैंक यू।